कि जब हम बोलते हैं इन लोगों का जो नारा है हिंदुत्व का कि जय श्री राम और गैस की कीमतें बढ़ जाती है, और जय श्री राम और डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं, और जय श्री राम घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ जाती हैं। क्या भगवान को राजनीति में लाना उचित है कि ये निजीकरण प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है? क्या आप जानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है? तो आप सरकारी विभागों को प्राइवेटाइज कर दोगे, वहां भी तो इंसान ही काम करेंगे ना। कि ये जो निजीकरण है ये देश की अर्थव्यवस्था को, देश की सामाजिक व्यवस्था को और अब देश की शैक्षणिक व्यवस्था को भी पूरी तरह से बर्बाद करने में तुली हुई है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि केंद्र की सरकार का जो काम करने का लहजा है बंगाल के अंदर, वो बहुत ही सरप्राइजिंग है, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग। आप देखिएगा अभी नंदीग्राम की जो हिंसा चल रही है पश्चिम बंगाल में, लोगों ने अपना मन बना लिया है। और हम कल एक बहुत ही सांकेतिक उदाहरण देने वाले हैं दोस्तों। एक अखंड हिंदू मुसलमान एकता के ऊपर हम कुछ कहने वाले हैं, अखंड, जिसमें मुसलमान समुदाय, इस्लाम समुदाय के जो लोग हैं, कल सुबह 11 बजे हम लोग लाइव आने वाले हैं, दुआ करेंगे। मुसलमान समाज, इस्लाम समाज के लोग दुआ करेंगे और हिंदू ब्राह्मण सभा के जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, तमाम हिंदू और बिरादरियों के जो लोग हैं, वो प्रार्थना करेंगे और हवन करेंगे कि बंगाल में भाजपा ना आए। ये कल सीधा प्रसारण हम लोग, प्रशांत भी मेरे साथ हैं, प्रशांत बहुत युवा जर्नलिस्ट हैं मेरे साथ, और हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। हम ना तो मुसलमान की बात करेंगे, ना हिंदुत्व की बात करेंगे, भारत की संस्कृति की बात करेंगे। मेरे दाहिने साइड में दामिनी है जो एक यूट्यूबर है, मेरे साथ मौर्या है, ये भी एक यूट्यूबर है, और प्रशांत और मेरे साथी अकरम जी वगैरह, ये सब यूट्यूबर्स हैं। हम लोग एक छोटे से ढाबे में हैं अभी, और निरंतर 3 सप्ताह से हम लोग ये कवरेज कर रहे हैं बंगाल में। हम कोई 5 स्टार होटल में नहीं रहते, और आप देखिएगा कि किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है। कि जब हम बोलते हैं इन लोगों का जो नारा है हिंदुत्व का कि जय श्री राम और गैस की कीमतें बढ़ जाती हैं, और जय श्री राम और डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं, और जय श्री राम घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ जाती हैं। क्या भगवान को राजनीति में लाना उचित है? आप घरेलू सिलेंडर को देखिए, जो महिलाएं उन पर निर्भर करती हैं। आप सोचिएगा, बंगाल में 2 रुपए किलो चावल दिया जा रहा है दोस्तों, ममता जी के सरकार के द्वारा। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा, केंद्र की जो नीतियां हैं वो तमाम प्रदेशों के लिए हानिकारक आ रही है, तमाम एक प्रदेश के लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो। लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों ने मन बना लिया है कि हम जिस हालात में, हम उस हालात में रह लेंगे, लेकिन हम भाजपा को शायद नहीं आने दें। प्रशांत जी, आप एक युवा संवाददाता है, जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी दिनों से आप भी बाहर हैं, अभी हमारा बंगाल में आपसे मिलना हुआ, आपने बीजेपी के तमाम कार्य भी देखे हैं, आपको लोग अम्बेडकरवादी के तौर पे जानते हैं, और बड़ा मुश्किल है जब हमें नक्सलवादी बता दी जाती है और इनको एक ऑर्थोडॉक्स जर्नलिस्ट बोल दिया जाएगा, या मौर्या जी को भी बोल दिया जाएगा। लेकिन हम बंगाल के एक वो जगह दिखा रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे ईमानी विश्वास, एक सूती विधानसभा क्षेत्र के एमएलए के कैंडिडेट है, ईमानी विश्वास जो है वो हिंदुओं का नाम आता है। आप समझिएगा कि कितना बड़ा तात्पर्य बंगाल में, जहां नाम में भी इस्लाम और हिंदू दोनों कंबाइंड है। यहाँ के एक सिंगर है जिनका नाम है सूरज और खान, और उस बंगाल में आप आके लोगों को बांटने का जो प्रयास करते हैं। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं जो आज आपसे कहना चाहता हूँ। उनमें से एक बहुत अहम बात है कि ये निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है? क्या आप जानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है? वो इसलिए कि ये रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। रिजर्वेशन यानी आरक्षण, ये सरकारी तंत्र के जितने भी तंत्र हैं उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप थोड़ा आगे आ जाए प्रशांत जी। और सरकारी चीजों को प्राइवेट इसलिए किया जा रहा है कि जहां सरकारी असर खत्म हो जाएगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो अलग से वो ये नहीं कह रहे कि हम आरक्षण खत्म कर रहे हैं। देखिए, मैं आरक्षण का समर्थन या विरोध नहीं करता, मैं केवल एक बात बोलता हूँ, मैं जातिवाद का विरोध करता हूँ, सख्त विरोध करता हूँ। मेरे साथ प्रशांत बोध है जो दलित समुदाय से आते हैं, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, कोई मुसलमान समाज, इस्लाम समाज से आते हैं जो मेरे इधर साथी बैठे हैं। अकरम जी, आप इस्लामिक समाज से, राइट? और हम एक ही थाली में एक साथ बैठ के खाते हैं। हम आरक्षण के ऊपर बात करने नहीं बैठे। पर एक बात है, क्यों ना अगर आप आरक्षण को खत्म ही करना चाहते हैं तो गरीबों को आरक्षण दे।
फिर क्या दलित, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, भाई आधार कार्ड तो आप लोगों के पास है ही। आपके पास एक एक का डेटा है ना, माननीय मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री निर्मला जी, तो आप सीधा उनके खाते में दे दीजिए ना आरक्षण। अरे शिक्षा और चिकित्सा आप मुफ्त कर दीजिए। देश की समस्या क्या है आपके हिसाब से प्रशांत जी? मेन समस्या यही है आज की डेट में, जो एक आम इंसान है जी, 3 जरूरतें मेन होते हैं, रोटी कपड़ा मकान जी। और उस इंसान को आज इन तीनों चीज़ों को पाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। रोटी कपड़ा मकान के लिए काम करना होता है और इस देश में आज के जो हालात में सबसे बड़ा वो अनएम्प्लॉयमेंट है जी। उसका कारण एक ये भी है कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में नेपोटिज्म बढ़ेगा, नेपोटिज्म के बाद में मेरी कंपनी है, मैं सबसे पहले अपने घर वालों, खानदान वालों, परिवार, चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे कोई और भी क्यों ना हो। देखिए, हम किसी व्यापारी के खिलाफ नहीं है, ये जो संवाददाता है हम लोग कोई बिजनेसमैन के खिलाफ नहीं है। टाटा जो है वो स्वदेशी है, स्वदेशी हमारे अपने देश के, और मैं टाटा नगर में पैदा हुआ हूँ। मेरे पिता ने वहाँ 40 साल से ऊपर नौकरी की है, हमें टाटा से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन इसलिए क्योंकि टाटा में वंशवाद की कोई कल्चर नहीं है। आपने देखा होगा टाटा हमेशा गोद लेती है, उनके अपने कोई वंशज है ही नहीं। रतन टाटा ने भी शादी नहीं की, लेकिन टाटा समूह आज भी चल रहा है। मेरा एक बात कहना है कि जब आप निजीकरण कर रहे हैं तो सरकारी तंत्र को मजबूत क्यों नहीं करते? आप सरकारी तंत्र को भी तो मजबूत कर सकते हैं। आप ये कहते हैं कि सरकारी लोग काम नहीं करते, तो जब आप सरकारी विभागों को प्राइवेटाइज कर दोगे, वहां भी तो इंसान ही काम करेंगे। वहां पे आज आप ट्रेन को प्राइवेटाइज कर रहे हो, और जो सीनियर सिटीजन है दामिनी जी, उनको वो डिस्काउंट या रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे माता पिता भी यूज करते हैं उस रिलैक्सेशन को। अब तक IRCTC उनको बेनिफिट देती थी, अब वो रिबेट खत्म, अब वो रिबेट खत्म। अब आप देखिए, गैस की सब्सिडी आपने बंद करा दी, आपने सब्सिडी बंद कराई, आपने लोगों से अपील किया, माननीय मोदी जी ने अपील किया, लेकिन क्या फायदा हुआ? हमने सब्सिडी छोड़ दी, लेकिन 450 से दामिनी जी सिलेंडर 900 रुपए में पहुंच गया। क्या ये उचित है? और देखिए, कमाल की बात है, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो शिक्षा देती है, JNU, इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के, स्टेट यूनिवर्सिटीज के, अब उनमें लोगों को अगर आप प्राइवेटाइज कर दोगे तो गरीब तबके के बच्चे कैसे आके पढ़ेंगे? क्या आपको लगता है JNU में मिलियनर्स के बच्चे पढ़ते हैं? क्या आपको लगता है केंद्रीय विद्यालय में मिलियनर्स के बच्चे पढ़ते हैं? बिल्कुल गलत। अगर आप कहते हैं कि सरकारी तंत्र अच्छा नहीं है, तो मैं मानना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि मोदी जी आप गलत हैं। आप दिल्ली का उदाहरण देख लीजिए, दिल्ली में सरकारी स्कूलों का क्या डेवलपमेंट हुआ है आप देखिए। आज लोगों को दाखिले नहीं मिल रहे हैं, और पूरे दिल्ली में, भारत में सबसे बढ़िया CBSE का जो रिजल्ट है प्रशांत जी, वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट है। केवल दिल्ली का नहीं है मैडम, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों का है। और आज लोग लाइन लेके खड़े हैं कि किसी तरह दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन अपने बच्चे का नर्सरी में, क्लास 1 में, 2 में, 3 में, जहां मिल जाए एडमिशन करा। मेरे साथ ये जितने जर्नलिस्ट हैं, प्रशांत बोध, दामिनी जी, मौर्या जी, और मेरे बाएं साइड में आप देख सकते हैं अकरम जी, और ये सारे लोग, और ऐसे तमाम और भी कई लोग हैं जो इस वक्त विभिन्न अपने चैनलों में, YouTube और Facebook के माध्यम से लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं। लोगों को बड़ा गलत धारणा है कि ये लोग पैसे खाते हैं, कांग्रेस के दलाल हैं, या कभी केजरीवाल के चमचे हैं। आप हमारी हालत देखिए, हम किस धामे में बैठते हैं, जरा दिखा दीजिएगा। बाहर भी यहीं से बैठ के दिखा दीजिएगा, इस सड़क के बाहर एक साधारण ढाबा है। एक मेन्यू दीजिएगा जरा भाई साहब, एक मेन्यू दे दीजिएगा, मेन्यू दीजिए। आप देखिए, मैं आपको केवल एक बात बताना चाहूंगा कि कोई भी लिस्ट दीजिए, मुझे ये यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, और पिछले 10 दिन से हम इसी में खाना खा रहे हैं, राकेश रेस्टोरेंट। 10 दिन से आप देखेंगे खाने का बिल कितना है, मैं साफ दिखा देता हूँ, पढ़ लीजिए। इसलिए आप देखिए, वो सामने वॉश मशीन है, कोई 3 स्टार, और वो देखिए भाई साहब वहां भी खाना खा रहे हैं। ये अगर जर्नलिज्म कोई जानना चाहे ना कि पत्रकारिता क्या है, तो उसे अर्नब के दायरे से बाहर आना हो, उसे रूबिका के दायरे से बाहर आना होगा, उसे मिलना होगा दामिनी से, उसे मिलना होगा प्रशांत बोध से, उन्हें मिलना होगा अकरम से, उन्हें मिलना होगा मौर्या जी जैसे लोगों से, जो एक साधारण आउटफिट में, और मेरी तरह एक साधारण बागी को, जो केवल अपनी आवाज को आप लोगों के बीच लाना चाहता है कि ये जो निजीकरण है, ये देश की अर्थव्यवस्था को, देश की सामाजिक व्यवस्था को, और अब देश की शैक्षणिक व्यवस्था को भी पूरी तरह से बर्बाद करने में तुली हुई है। और अगर अब हम एकजुट नहीं हुए, ये केवल बंगाल का मसला नहीं है दोस्तों, आप ये भी समझें, ये पूरे भारत का मसला है, ये पूरे भारत का मसला है। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा दोगे, कोरोना काल में स्कूल नहीं चली,
स्कूल को बिजली का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, लेकिन मैं दुख के साथ कहता हूं मेरे बच्चों को भी मुझे पूरी फीस देनी पड़ी है। आप सोचिएगा क्यों? क्योंकि कॉम्पोजिट फीस उत्तर प्रदेश में एक स्ट्रक्चर दिया गया, कॉम्पोजिट फीस, बस की फीस छोड़ के पूरी 7,000 रुपए का फीस महीने का मैंने अपने बच्चों का पे किया है। क्या स्कूल वालों का बिजली का खर्चा नहीं होता था? क्या जनरेटर चलते नहीं थे? एक पैसा नहीं कम किया गया। आप सोचिए, तब राम राज्य नहीं है, लेकिन हम लोगों को सताने के लिए राम राज्य। देखिए, भगवान श्री राम तो हमारे मन में बसते हैं, उनको लेके क्या लड़ाई है? कोई लड़ाई है क्या? बिल्कुल नहीं। प्रशांत जी, आप अंबेडकरवादी भी हैं, आप अंबेडकर में यकीन करते, मैं भी करता हूँ। अगर ये संविधान नहीं हुआ होता तो शायद मैं और आप एकजुट होकर यहाँ नहीं बैठे होते हैं। हम सर्व समाज, सर्व जाति, सर्व धर्म, अक्रम भाई इस्लाम से हैं और ये हमारे भाई दलित समाज से हैं, और मैं रेबल सदानंद पति जनरल कैटेगरी से आता हूँ। आपको मैं बता दूं हमने क्या क्या मुश्किलें झेली हैं। बंगाल से थे, जन्म बिहार में हुआ, वहां बहुत उलाहना मिला। जब दिल्ली गए सब बिहारी बिहारी करके बुलाने लगे। 20 साल हमने ये सहा है। हम अपने ही देश में भारतीयों को ढूंढते हैं, ये भारत तो है पर भारतीय कहाँ है? और अब जो ये सरकार आई है, ये जो बचा कुचा प्यार है प्रशांत जी, इसको भी खत्म कर देगी। तो क्या हम लोग चुप बैठ जाएं? क्योंकि बंगाल में आप देखें, नाम में ही हिंदू मुस्लिम के वो पूरा मिक्सअप है। मिक्सअप है। सूरज खान, हिमानी मंडल, हाँ, तो लोगों में तो यहाँ अताउल्ला सही नहीं। सरकार, ये बंगाल की विरासत है, विरासत। यहाँ कभी दंगे नहीं होते दोस्तों, कोई दंगे नहीं होते। आज बीजेपी में घमासान मचा है क्योंकि बाहरी लोगों को बंगाल में टिकट दे रहे हैं। अब बंगाल के लोगों को भी समझ में आएगा, ये चुनाव के लिए हम लोग नहीं आए। किसान आंदोलन में हम आम आदमी के लिए बात करने आए थे दोस्तों, आम लोगों के लिए। लेकिन आज हम लोगों की छवि भी बिगाड़ दी जाती है। आज कभी डासना में अरेस्ट कर दिया जाता है, कभी मनदीप पुनिया को अरेस्ट कर दिया जाता है, कभी कोई कुछ बोले तो उन पे यूएपीए लगा दी जाती है। आज जब बड़े बड़े चैनल, जो ये हमारी जो बहन है दामिनी, इतने अच्छी मेहनत करती है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, अब मास्टर्स कर रही है, जब हम लोग सरकार का विरोध करते हैं, मेरे रोज के 8 से 10 हजार फॉलोअर जुड़ रहे थे फेसबुक में, वो रोक दी गई है। दामिनी जी जो कि बेहतरीन ग्राउंड लेवल से काम करती हैं, सुबह 8 बजे से लेके रात के 11 बजे, इनके माता पिता भी परेशान होते होंगे, लेकिन इनकी फेसबुक की, यूट्यूब की रीच रोक दी जाती है केवल इसलिए प्रशांत जी कि हम सत्य को उठाने में तत्पर है। हमें रीच नहीं चाहिए, हमें मिलियंस ऑफ व्यूज नहीं चाहिए, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। हम पत्रकार, संवाददाता है, जर्नलिस्ट है। हमारी केवल एक इच्छा है कि एक जर्नलिस्ट बन के हम अपने देश के लिए वो कर सके जो पॉलिटिकल लोग भी कभी नहीं कर पाए। क्या और कोई हमारी विचार है? आप बताइए। ये राम राज की जो बात करी जा रही है, तो राम राज त्रेता युग से जाना जाता है। त्रेता युग में ना ही बैंक थे, ना ही हवाई जहाज थे, ना ही हवाई अड्डे थे, ONGC नहीं था, LIC नहीं था। तो ये खत्म किए बिना राम राज्य कैसे स्थापित होगा? देखिए कितनी बड़ी बात है। आप देखिएगा, हमारे यहाँ कहावत है कि जब कोई बच्चा अपने पुरखों की विरासत को बेच देता है तो वो निकम्मा कहलाता है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई भी सरकारी कंपनी नहीं बनाई है पिछले 6.5 साल में, लेकिन पुरानी सरकारों ने जो बनाई है उनको बेचने में वो नंबर 1 पर है। नंबर 1। एक चीज और है जी, ये जो प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेट लोगों को दे रहे हैं, जी। ये कहाँ से लोग आएंगे जो उसमें प्राइवेट कंपनी में काम करेंगे और उसको बेनिफिट में पहुंचाएंगे? क्या जो लोग प्राइवेट कंपनी मतलब खरीदने के बाद काम करेंगे, क्या उन्हें अपनी गवर्नमेंट में ज्वाइन नहीं कराया जाता है? गवर्नमेंट कंपनी रहते हुए देखिए मैं एक बात भी तो बोलता उसको वो हूँ जी, प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। आप मान लीजिए, आप बोलते हैं कि आप प्राइवेटाइजेशन में फायदा है, कल को आप अस्पतालों को प्राइवेटाइज कर दोगे। हमने कोरोना में देखा बड़े बड़े अस्पतालों में 2 लाख रुपए रोज का बिल रोजाना की हमें कोई खबर मिलती है प्रशांत जी कि मरीज को डेड बॉडी नहीं मिलती है उनके परिवार वालों को जब तक पैसे दामिनी जी नहीं मिलते, नहीं जमा कर अस्पतालों में। तो मुझे बड़ा दुख के साथ एक बात कहना पड़ता है दोस्तों, क्यों ना हम सरकारी तंत्र को सुधारें, क्यों ना हम गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन को सुधारें। आप 70 साल के पॉलिटिशियंस को MLA बनते हुए देखते हैं और इस देश का युवा सड़कों में धूल छांटता है। यह आपका सिस्टम नहीं है। अमित शाह जैसे लोग जिनके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज, आज योगी आदित्यनाथ जैसे लोग, कांग्रेस के भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज है, तृणमूल के भी है, मैं इसमें कोई बायस नहीं हूं, लेकिन फिर भी उन्हीं लोगों को बीजेपी ले लेती है, बीजेपी के लोगों को कांग्रेस ले लेती है। क्या हमारा देश ऐसे श्रेष्ठ भारत बनेगा? ऐसे हम बनेंगे विश्व गुरु जिस देश में प्रधानमंत्री 12वीं पास होते हैं या ग्रेजुएट होते हैं या फेल होते हैं या 3rd डिवीजन में पास होते हैं, या स्मृति ईरानी जैसी नेता जो 12वीं पास होती है और खुद को ग्रेजुएट बताते हैं, या उस देश में
बिहार में ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाने दिया जाता है जो जनगण मन को भी नहीं बोलना जानते हैं। क्या ये भारत उम्मीद करता है जिस भारत ने विश्व को पहला यूनिवर्सिटी दिया, आज उस भारत में एक भी टॉप की यूनिवर्सिटी नहीं है प्रशांत जी। हमने देश को बुद्ध दिया, विश्व को, और हमारे देश से ही बुद्ध गायब हो और हमारे देश से बुद्ध गायब हो रहे हैं। चाइना उनको अपना चुका, कंबोडिया अपना चुका, जापान उनको पूज रहा है। लेकिन आज हम अपने ऊपर अत्याचार होते तो लोग कहते हम बौद्ध बन जाएंगे, क्योंकि इस देश में हमें रहने नहीं दिया जाता। मैं बिहार से होता हूँ तो दिल्ली में मुझे बिहारी कहा जाता है, कोई सिक्किम से होता है उसे चिंकी कहा जाता है, केवल इन राजनीतिक दलों की वजह से। और कहीं ना कहीं जनता भी जिम्मेदार है। मैं अपील करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि मैं रेबल सदानंद पति एक मोदी भक्त था, हमें था, मैंने 2014 में वोट दिया, आप जानते हैं, मेरे पोस्ट पे भी है। लेकिन मैं इनकी गलत नीतियों का विरोध करता हूं। आप करते हैं प्रशांत जी? डेफिनेटली। क्या इस युद्ध में आप मेरे साथ हैं? बिल्कुल आपके साथ। दामिनी जी, हर वो नौजवान साथ है जो एजुकेटेड है और इनकी रणनीतियों को समझता है। देखिए मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ। अगर वो सुधार कर ले, अगर वो देश की आवाज को समझे तो शायद हम पुनः भी वोट दे देंगे। लेकिन अब ये तब तक नहीं होगा जब तक रोजगार का मुद्दा, किसानों का मुद्दा। आप क्या बोलेंगे दामिनी? सर अभी आप वोट की बात कर रहे थे कि वोट को नहीं मानते हैं। इस देश में तो सर कोरोना को भी ताली और थाली से भगाया जाता है। जब एक और पूरी दुनिया वैक्सीन ढूंढ रही थी तो ये देश में ताली और थाली बजा रहे थे, दिए जला रहे थे कोरोना भगाने के लिए। आप वोट की बात कर रहे हैं। देखिए हमारी साथी जर्नलिस्ट दामिनी जी ने कितनी अच्छी बात बोला। जब हमारे यहाँ कोरोना आया था तब ये बॉडीज नहीं देते थे रैप करके, जबकि डेथ रेट थी ही नहीं। और अब जब कोरोना भरपूर हमारे आसपास हो, करते कोरोना कहाँ हो तुम? हो सकता है यही हो, दामिनी जी ने मेरे को भेज दिया हो पैक करके, जाओ रेबल भाई के पास जाओ, वो 6 फुट है, गुदो, मैं तो वैसे हल्की हूँ। तो आपको समझना होगा दोस्तों, थाली पीटना, ऊर्जा, मैं विरोध नहीं करता, मैं नकारात्मक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं मोदी भक्त रहा हूँ। मुझे दुख होता है कि कोई रिलीजन के बेस पे मैंने मोदी जी को नहीं चुना था, मैंने मोदी जी को श्रेष्ठ व्यक्ति बन के चुना था। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ एक बात कहना पड़ रहा है, इनकी पूरी टीम ने मेरा मनोबल तोड़ा, देश का आर्थिक बल तोड़ा, हमारी जीडीपी तोड़ी, महंगाई को ऊपर पहुंचा दिया। और इस मंत्रालय में, इनके मंत्रालय में तमाम ऐसे निकृष्ट लोग आए जो उलूल जुलूल कमेंट देते रहे बुरी परिस्थितियों में। तो मैं रेबल सदानंद पति अनुरोध करूंगा हम सब जर्नलिस्ट साथी भाई बहनों से और आप लोगों से कि बंगाल में अब ये कीचड़ नहीं होगा। बंगाल में जो हो रहा है वो नहीं होने देंगे और बंगाल में बंगाली अस्मिता और गौरव रहेगी। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लूंगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।